हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कोरोना महामारी के बीच स्वयं और अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, आज के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण अनुसूचियों को शामिल किया गया है, शेड्यूल को शामिल किया गया है, उसमें कई महत्वपूर्ण बातों पर भी बल दिया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो से आपको ये पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान माना जाता है। भारत विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत विभिन्न प्रकार की भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों, रीति रिवाज, परंपराओं वाला देश है। अतः 26 जनवरी 1950 को जिस भारत के संविधान को लागू किया गया, उस संविधान में भारत की तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत की उन परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए हमने संविधान में कुल 8 अनुसूचियों को शामिल किया था। परंतु 26 जनवरी 1950 के पश्चात और आज अनेक सारी स्थितियां बहुत अधिक बदल चुकी हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, सोर्सेस ऑफ इनकम के क्षेत्र में हो। तो आज की स्थितियां जैसे जैसे बदली, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो या ज्योग्राफिकल हो, उन स्थितियों के आधार पर हमने समय समय पर संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए। अतः वर्तमान में भारत के संविधान में जो अनुसूचियां या शेड्यूल हैं, अब उनकी संख्या संविधान संशोधन के द्वारा 8 से बढ़कर कुल 12 हो चुकी है। अर्थात पहला प्रश्न जो आता है, इसको याद रखें, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है, जो एक विकासशील व्यवस्था का द्योतक है। मित्रों, संविधान की अवधारणा किसी भी देश के शासन की अवधारणा का आधार होता है। किसी भी देश के राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश के प्रशासनिक व्यवस्था का आधार होता है। संविधान के द्वारा ही देश के नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं। संविधान के द्वारा ही यदि किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो उन अधिकारों के लिए न्यायपालिका के द्वारा न्याय की व्यवस्था की जाती है। और संविधान के द्वारा ही देश के किसी भी संवैधानिक पद पर कार्य करने वाले, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर ग्राम प्रधान तक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत सचिव से लेकर क्लर्क तक के सभी पदाधिकारियों के शक्तियां, अधिकार और कर्तव्यों का आधार भी भारत का संविधान ही है। अतः संविधान के अनुसूचियों के अंतर्गत, शेड्यूल के अंतर्गत हमने सुविधा के अनुसार इनको शुरू में 8 और वर्तमान में 12 अनुसूचियों के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अनुसूचियों के माध्यम से संविधान की अवधारणा को समझने में भी सहायता प्राप्त होती है। भारत का संविधान जिस संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया था, उस संविधान सभा के द्वारा जिन 8 अनुसूचियों को लागू किया गया था, वह उस समय ब्रिटिश पराधीनता से मुक्त होने के पश्चात की अवधारणा के अंतर्गत था। परंतु
स्वतंत्र भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक तथा अन्य लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक अवधारणा के अंतर्गत शासन के विकेंद्रीकरण से लेकर राजनीतिक स्थिरता लाने तक अनेक प्रकार के संशोधन किए गए। और जैसा कि हमने बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ये भारत शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम भारत के संविधान की अनुसूचियां, भारत के संविधान की अनुसूचियां, इस अनुसूचियों के अंतर्गत संविधान में निहित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को हमने शामिल किया है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अनुसूचियां भारतीय संविधान के अध्ययन के अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसे हमने सुविधा के लिए अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग प्रावधानों को शामिल किया है। पहली अनुसूची के अंतर्गत स्टेट एंड टेरिटरी स्टेट का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य स्टेट एंड टेरिटरी स्टेट का उल्लेख किया गया है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के पश्चात और संविधान की प्रक्रिया में जैसे जैसे आवश्यकताएं बदली, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, उन परिस्थितियों के सापेक्ष इसकी प्रक्रिया में भी परिवर्तन है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब भाषा के आधार पर सर्वप्रथम मद्रास राज्य से तेलुगु भाषियों ने 1953 में एक अलग राज्य की मांग की, तब ऐसी स्थिति में जब यह आंदोलन का रूप धारण कर लिया और आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन से प्रभावित हो गया, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। उन प्रयासों के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में जब सर्वप्रथम इसकी अवधारणा को 1956 में एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो यह स्पष्ट कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। तो मित्रों, भारत में उस समय 14 राज्य और 5 टेरिटरी स्टेट संघ शासित राज्य का उल्लेख किया गया, परंतु समय के सापेक्ष इनकी स्थितियां बदलती रही, संविधान में संशोधन होते रहे और नए नए राज्य की अवधारणा का उदय हुआ। एक उदाहरण और लेना चाहेंगे। सन 2000 में 3 नए राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का उदय हुआ। 1 नवंबर, 9 नवंबर सन और 15 नवंबर। इसके बाद जैसे जैसे हमें आवश्यकता महसूस होती गई, राज्यों की अवधारणा का विकास होता है। सबसे अंत में राज्य की दर्जा प्राप्त करने वाला तेलंगाना राज्य था, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य में जब संविधान संशोधन के द्वारा उसे 2 संघ शासित राज्यों में विभाजित करके राज्य के दर्जा को समाप्त कर दिया गया, तो इसकी स्थितियों में भी परिवर्तन आया।
तो इस प्रकार आप कह सकते हैं राज्य और संघ राज क्षेत्र के विषय के अंतर्गत वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य की अवधारणा हो चुकी है। तो राज्य और संघ राज्य के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक का भी अध्ययन किया जाता है। आर्टिकल 1 to 4 कि किसी नए राज्य के निर्माण या नए राज्यों का प्रवेश करने का अधिकार किसको दिया गया है। आर्टिकल 2 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश का उल्लेख है और इसका अधिकार संसद को ही प्राप्त है। परंतु अनुच्छेद 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंजिंग एंड इट्स बाउंड्रीज, चेंजिंग द नेम एंड इट्स बाउंड्री, जब किसी नए राज्य का गठन करना हो, उनके राज्य के नामों में परिवर्तन करना हो या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, यह अधिकार भी संसद को प्राप्त है और संसद ऐसा करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेती है। परंतु राष्ट्रपति संबंधित राज्य जो इस प्रक्रिया से संशोधन से प्रभावित होता है, उसके विधायिका के पास उसके विचार के लिए भेजता है। यद्यपि उसके विधानमंडल के विचार को स्वीकार करना और न करना अंतिम इच्छा संसद की है, अर्थात संसद को ही अंतिम शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार जैसे जैसे कोई क्षेत्र एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में आता है, उस क्षेत्र को सर्वप्रथम टेरिटरी स्टेट और जैसे जैसे उसकी स्थितियां सुदृढ़ और सक्षम होती जाती हैं, फिर उसे राज्य के दर्जा प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 1, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ है जिसका उल्लेख किया गया है और इसका बृहद उल्लेख हम संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत करें। दूसरा आता है वेतन, सैलरीज। वेतन का उल्लेख है। एक प्रश्न याद करिए, अगर विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के पदाधिकारी, जैसे लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, या राज्य विधान मंडल के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या यदि किसी राज्य में विधान परिषद की अवधारणा है तो विधान परिषद के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सभापति और उपसभापति के वेतन आदि का उल्लेख अनुसूची 2 के अंतर्गत। तो अनुसूची 2 के अंतर्गत सैलरीज या वेतन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। वेतन की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के वेतन आदि संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो वेतन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची शेड्यूल 2 में किया गया है। दूसरा, शपथ। शपथ ओथ कहा जाता है। शपथ का संबंध मोरल वैल्यूज से है।
नैतिक मूल्यों से है, नैतिकता से है, या मोरल कॉन्सेप्ट नैतिक अवधारणाओं से है। किसी भी संवैधानिक पद या दायित्व का निर्वहन करते समय इन मूल्यों की स्थापित करने के लिए संविधान के निहित प्रक्रिया के द्वारा शपथ का प्रावधान किया गया है और संवैधानिक पद और दायित्व पे काम करने वाले लोगों को अपने पद की प्रक्रिया में शपथ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुसूची 4। अनुसूची 4 के अंतर्गत ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के 2 सदन हैं। एक सदन का नाम हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा और दूसरे सदन का नाम राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट है। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंतर्गत जो प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों की संख्या हर एक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर निश्चित किया गया है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में हर एक राज्य से सीनेट में, अमेरिका में द्वितीय सदन या सेकेंड हाउस का नाम सीनेट है और सीनेट में हर एक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं। वो राज्य चाहे छोटे हो या बड़े हो, जनसंख्या कम हो या अधिक हो, परंतु भारत में या भारत के संविधान में राज्यसभा के अंतर्गत प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में है। अर्थात जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भी उतनी अधिक होगी। आप समझ सकते हैं, सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में सभी राज्यों से सर्वाधिक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्यसभा में यह असमान वितरण है। लेकिन यहाँ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, आगे आप काउंसिल ऑफ स्टेट जब पार्लियामेंट पढ़ाया जाएगा, पार्लियामेंट के अंतर्गत काउंसिल ऑफ स्टेट की प्रक्रिया को बताया जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और कौन भाग लेता है, या हु आर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो एक संक्षेप में एक लाइन याद कर लीजिए कि प्रत्येक राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में उस राज्य के इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स या उस राज्य के विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य के पास कितनी सीटें होगी, इसका एक उत्तर है कि जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी, राज्यसभा में उस राज्य का उतना प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इट मीन्स आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है, जो लिस्ट सिस्टम से होता है या सूची प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान नेक्स्ट आते हैं जो 5वें नंबर का है। 5वें नंबर पे भारत में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात की गई है। शेड्यूल एरियाज जो भारत के जनजातीय क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियां जो हैं, उनके प्रशासनिक क्रियाओं पर नियंत्रण की व्यवस्था का यहाँ उल्लेख है। तो आप कह सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र,
तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित क्षेत्र तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति के प्रशासन तथा नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान का उल्लेख शेड्यूल नंबर 5 में किया गया है। शेड्यूल 5 में इस बात के प्रावधान के अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की स्थितियों को सामाजिक रूप से उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर उनके विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियों के जो सांस्कृतिक या अन्य आइडेंटिफिकेशन है उसकी सुरक्षा और व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर कार्य किया गया है। शेड्यूल नंबर 6 के अंतर्गत 4 प्रमुख राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये पूर्वोत्तर के चारों राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, उन जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। तो मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, याद करिए 4 प्रमुख राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अनुसूची 7 बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि संविधान के जो प्रमुख आधार हैं, जिसमें हमने संघीय शासन की अवधारणा को स्वीकार किया है, उस संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा के अंतर्गत हमने लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच 3 सूचियों के अंतर्गत किया है, परंतु इस शक्तियों के विभाजन जो 3 सूचियों में किया है, वो सूचियां आप कह सकते हैं केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और ये विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। पहला केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र और जितने भी प्रकार के सारे विषय हैं, उन सारे विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच लिखित रूप से कर दिया गया, परंतु केंद्र और राज्य आखिर ये भारतीय संप्रभुत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और कभी कभी आर्थिक मामलों को लेकर, लेजिस्लेटिव विधायी मामलों को लेकर, या फाइनेंशियल वित्तीय मामलों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो ऐसे विवादों के समाधान के लिए ही इसको 3 सूचियों में जो रखा गया है, और ये स्पष्ट किया गया है कि इनका संचालन कैसे हो। पहला संघ सूची, यूनियन लिस्ट, पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची या कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। इन 3 सूचियों में हमने विभाजित किया है, और 3 सूचियों में विभाजित करके इसके अध्ययन करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी इस बात पर बल दिया गया है कि भारत के संघीय ढांचे की रक्षा भी हो,
लोकतांत्रिक मूल्यों का भी रक्षा हो, परंतु हमने जानबूझकर एक सुदृढ़, प्रभावशाली, शक्तिशाली केंद्र की स्थापना पर बल दिया है। क्यों? क्योंकि राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जिन विषयों को हमने दिया है, विशेष स्थिति में उन विषयों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार, चाहे वो विधायी मामला हो, लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फाइनेंशियल हो, हर मामले में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, परंतु सामान्य स्थिति में नहीं, विशेष स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय ले जा सकता है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज से है, इसका उल्लेख भाषाओं से। भाषाओं का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत विविधताओं से युक्त है। भारत में हजारों बोलियां और अनेक भाषाएं हैं, परंतु संविधान की अवधारणा के अंतर्गत 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने कुल 22 भाषाओं को स्वीकार किया है, मान्यता प्राप्त की है, और इन 22 भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की अपनी रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज या स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है। तो इसमें भाषाओं का उल्लेख है। और याद करिए मित्रों, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, और भाषा ही प्रत्येक प्रकार के ज्ञान और संचार का आधार है। भाषा ही सूचना का आधार है, भाषा ही ज्ञान का आधार है। अतः भाषाओं के द्वारा हर एक राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा के रूप का यहाँ उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची का संबंध संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख है। भूमि सुधार से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख है, और ये विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार से संबंधित प्रावधानों को यहाँ बृहद रूप से लागू किया गया है। जो न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया में कैसे संचालित होगा, इसका भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में बड़ी मात्रा में जमींदारी प्रथा आदि भी थी, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे। इस प्रक्रिया को समाजवादी अवधारणा से जोड़ने का प्रयास किया गया, और भूमि सुधार उसका पहला लक्ष्य था। तो भूमि सुधार और उससे संबंधित प्रावधानों को तथा विभिन्न राज्यों की भूमि सुधार संबंधी जो प्रावधान लागू किए गए, उसका उल्लेख हमने 9वीं अनुसूची में किया। अब इसको हमें मिटाना ही पड़ेगा। अन्य 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची का उल्लेख हम यहाँ करेंगे, जो हमारे लिए प्राय परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और कई प्रकार से भी महत्वपूर्ण। 10वीं अनुसूची आप कह सकते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल संबंधी प्रावधान से है। दल बदल संबंधी प्रावधान से दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल क्या है मित्रों? जब कोई राजनीतिक दल किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव जीतने के पश्चात किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है या उसमें शामिल हो जाता है, अर्थात जिस राजनीतिक चुनाव चिन्ह पर वह चुनाव जीतता है, परंतु स्वार्थ के कारण या अन्य किसी कारण से वह किसी दूसरे चुनाव चिन्ह वाले राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो ऐसी स्थिति दल बदल संबंधी प्रावधान से। दल बदल संबंधी प्रावधान स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी करता है। तो ऐसी स्थिति में दल बदल संबंधी प्रावधान के द्वारा लोकतांत्रिक अवधारणा का जो हनन हो रहा था, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इस प्रक्रिया में भी समय समय पर कई संशोधन किए गए। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया, और दल बदल संबंधी प्रावधान 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
जब इसे शामिल किया गया तो इस बात पर बल दिया गया कि आने वाले समय में इसका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनेता जिस मूल्यों को लेकर राजनीतिक कार्य करते थे, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात उनके नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट आती रही, जो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक अवधारणा के विपरीत थी। नेक्स्ट आते हैं 11वां, पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली और इसी के साथ हम 12वें का भी उल्लेख कर दें, नगर पालिकाएं। म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों प्रावधान है। इन तीनों पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इससे प्रायः प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली और इसके विषय में इतना ही बताऊं कि ये भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, ये शासन के डिसेंट्रलाइजेशन, शासन के डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य यह है सत्ता का अधिक से अधिक लोगों में बंटवारा। तो शासन के विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित होने के कारण यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। इसे स्थानीय स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत माना जाता है और यह राज्य स्टेट लिस्ट का विषय है। यद्यपि स्टेट लिस्ट का विषय है, परंतु 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 73rd 73वां संविधान संशोधन 1992 तथा 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जब इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, प्रारंभ में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली को जो लागू किया गया। बाद में 1978 में अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, परंतु इसकी अनेक कमियां हमेशा दिखाई दी। कहीं न कहीं क्योंकि इसका सबसे बड़ा कमी था इसका संवैधानिक दर्जा का अभाव, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शासन को विकेंद्रीकृत किया गया। और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, इसको हमने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्रदान किया, अर्थात प्रत्येक राज्य एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत इसका चुनाव कराने के लिए बाध्य है, और यदि कोई राज्य इस प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो माना जाएगा कि वह राज्य संवैधानिक मूल्यों की अवधारणा पर काम नहीं कर रहा है और उस राज्य में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ रिलेटेड गवर्नर आर्टिकल 356 का इम्प्लीमेंटेशन या प्रयोग किया जा सकता है और उस राज्य की विधानसभा को निलंबित या सस्पेंड किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज प्रणाली के द्वारा इसमें हमने 29 प्रकार के विषय जो ग्रामीण स्थानीय हितों से संबंधित थी पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को प्रदान किया। ये नगर पालिकाओं के अंतर्गत 18 प्रकार के विषय जो नगरीय स्थानीय हितों से संबंधित थी, कानून बनाने का अधिकार नगर पालिकाओं को दिया और इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। मित्रों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और लगभग उत्तर प्रदेश पीसीएस या स्टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी परीक्षा आती है या सिविल परीक्षा में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन दोनों का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
इससे एक प्रश्न, दो प्रश्न अवश्य आते हैं। इसका एक बृहद अध्ययन हम करेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। संविधान लागू होते समय 26 जनवरी 1950 को कुल 8 अनुसूचियां थी, परंतु विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया। इसको एक बार फिर से हम देख लें। पहला, स्टेट एंड टेरिटरी के अंतर्गत संघ और राज्य का अध्ययन किया गया। दूसरे, अनुसूची नंबर 2 सेकेंड, वेतन का प्रावधान। अनुसूची नंबर 3, शपथ या ओथ से संबंधित। अनुसूची नंबर 4, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम से संबंधित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 7 सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है। अनुसूची 8 ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म अनुसूची 9 से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल संबंधी प्रावधान जो लोकतांत्रिक अवधारणा के विरुद्ध है, उसको नियंत्रित कर लोकतांत्रिक स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया है। अनुसूची 11 शेड्यूल नंबर 11 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा लाया गया है। और शेड्यूल नंबर 12 जो म्युनिसिपैलिटी से है। तो इन दोनों का एक बृहद वीडियो हम आपको आगे लाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके परीक्षा के लगभग सारे प्रश्न वहां दिखाई देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ और फिर से ये बात दोहराता हूँ, अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके अपने फ्रेंड्स और स्वयं मित्रों को शेयर करिए और थैंक यू सो मच।